में बिपिन चंद्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक आधुनिक भारत का इतिहास। इस पुस्तक में कुल 13 अध्याय है। अध्याय फर्स्ट है 18वीं सदी में भारत में राज और समाज। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के साथ स्थानीय राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां सिर उठाने लगी और अपना दबाव बढ़ाने लगी। 17वीं सदी के अंत और उसके बाद की राजनीति में व्यापक परिवर्तन हुआ। 18वीं सदी के दौरान बिखरते मुगल साम्राज्य और उसकी खंडित राजनीतिक व्यवस्था पर बड़ी संख्या में स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र शक्तियां उठ खड़ी हुई, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा राजशाही। अंग्रेजों को भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन्हीं ताकतों पर विजय प्राप्त करनी पड़ी। इनमें से कुछ राज्यों जैसे अवध तथा हैदराबाद को उत्तराधिकार वाले राज्य कहा जा सकता है। मुगल साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति में कमजोरी तथा मुगल प्रांतों के गवर्नरों की स्वतंत्रता के दावे से इन राज्यों का जन्म हुआ। दूसरे मराठा, अफगान, जाट तथा पंजाब जैसे राज्यों का जन्म मुगल शासन के खिलाफ स्थानीय सरदारों, जमींदारों तथा किसानों के विद्रोह के कारण हुआ था। न केवल दो तरह के राज्यों की राजनीति कुछ हद तक भिन्न होती थी, बल्कि इन सब में आपस में स्थानीय परिस्थितियों के कारण भी अंतर था। फिर भी इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मोटे तौर पर इन सभी का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा तकरीबन एक सा ही था। लेकिन एक तीसरा क्षेत्र भी था। इनमें दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व के समुद्री किनारों के इलाके तथा उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र शामिल थे, जहां पर किसी भी रूप में मुगल प्रभाव नहीं पहुंच सका था। मुगल सम्राट की नाम मात्र की सर्वोच्चता स्वीकार कर और उसके प्रतिनिधि के रूप में स्वीकृति प्राप्त कर 18वीं शताब्दी के सभी राज्यों के शासकों ने अपने पद को वैधता प्रदान करने की कोशिश की थी। बहरहाल इनमें से लगभग सभी ने मुगल प्रशासन के तौर तरीकों और उसकी पद्धति को अपनाया। पहले समूह में आने वाले राज्यों ने उत्तराधिकार के रूप में कार्य विधि, मुगल प्रशासनिक ढांचा और संस्थाओं को प्राप्त किया था। दूसरे ने इनमें अलग अलग मात्रा में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इस ढांचे तथा इन संस्थाओं को अपनाया था, जिसमें मुगल शासकों की राजस्व व्यवस्था भी शामिल थी। इन राज्यों की शासकों ने शांति व्यवस्था बहाल की तथा व्यवहारिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया। निचले स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों, छोटे छोटे सरदारों तथा जमींदारों की ताकतें कम की और इस काम में इन सबको अलग अलग मात्रा में सफलता मिली। किसानों की अधिशेष उत्पादन पर नियंत्रण के लिए ये लोग ऊपर के अधिकारियों से झगड़ते रहते थे और कभी कभी सत्ता और संरक्षण के स्थानीय केंद्र कायम करने में ये लोग सफल भी हो जाते थे। उन्होंने उन स्थानीय जमींदारों तथा सरदारों से भी समझौता किया तथा उनको अपने साथ लिया जो शांति और व्यवस्था चाहते थे। आमतौर पर कहा जाए तो अधिकांश राज्यों में राजनीतिक अधिकारों का विकेंद्रीकरण हो गया तथा सरदारों, जागीरदारों और जमींदारों को इसके कारण राजनीतिक और आर्थिक शक्ति की दृष्टि से लाभ मिला। इन राज्यों की राजनीति लगातार गैर सांप्रदायिक या धर्मनिरपेक्ष बनी रही, क्योंकि इन राज्यों के शासकों की आर्थिक तथा राजनीतिक प्रेरक शक्ति समान थी। सार्वजनिक स्थानों की नियुक्तियों, सेना में भर्ती या नागरिक सेवाओं में ये शासक धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं बरतते थे और जब लोग किसी सत्ता अथवा शासन के विरुद्ध विद्रोह करते थे तो इस बात पर विचार नहीं करते थे कि उनके शासक का धर्म क्या है। इसलिए इस बात पर विश्वास करने के लिए कोई आधार नहीं मिलता है कि मुगल साम्राज्य के पतन और विघटन के बाद भारत के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था की समस्या उठ खड़ी हुई और चारों ओर अराजकता फैल गई।
वास्तविकता तो यह है कि 18वीं शताब्दी में प्रशासन तथा अर्थव्यवस्था में जो भी अव्यवस्था विद्यमान थी वह भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप और ब्रिटेन द्वारा चलाए गए विजय अभियानों का परिणाम थी। हाँ, यह बात सही है कि 17वीं सदी में जो आर्थिक संकट शुरू हुए थे उनकी रोकथाम इनमें से कोई भी राज सफलता से नहीं कर पाया। इनमें से सभी राज मूल रूप से कर उगाने वाले राज बने रहे। जमींदारों और जागीरदारों की संख्या तथा राजनीतिक ताकत में लगातार वृद्धि होती गई और कृषि से होने वाली आमदनी के लिए वे लगातार आपस में झगड़ते रहे। इसके साथ साथ किसानों की हालत दिनों दिन बिगड़ती चली गई। जहां इन राज्यों ने आंतरिक व्यापार को ठप नहीं होने दिया, वहीं इन्होंने विदेशों से व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश भी की, लेकिन अपने राज्यों के आधारभूत औद्योगिक और वाणिज्यिक ढांचे को आधुनिक रूप देने के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया। इससे यह बात साफ हो जाती है कि वे आपस में संगठित क्यों नहीं हो सके और विदेशी आक्रमणों को विफल करने में उनको क्यों सफलता हासिल नहीं हो सकी। हैदराबाद और कर्नाटक। निजाम उल मुल्क आसफ जानी 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की। औरंगजेब के बाद के समय के नवाबों में उसका महत्वपूर्ण स्थान था। सैयद बंधुओं को गद्दी से हटाने में उसकी अहम भूमिका थी। उसको दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ था। 1720 से 1722 के बीच दक्कन में उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ की। यह 1722 से 1724 तक साम्राज्य का वजीर रहा, मगर वह जल्द ही वजीर के काम से तंग आ गया क्योंकि बादशाह मोहम्मद शाह ने प्रशासन में सुधार लाने की उसकी सब कोशिशों को नाकाम कर दिया। इसलिए उसने दक्कन वापस जाने का फैसला किया, जहां वह सही सलामत अपना आधिपत्य बनाए रख सकता था। यहाँ उसने हैदराबाद राज्य की नींव रखी, जिस पर उसने कठोरता पूर्वक शासन किया। उसने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी नहीं की, मगर उसने व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में काम किया। उसने दिल्ली की केंद्रीय सरकार से बिना पूछे लड़ाइयां लड़ी, सुलहनामे किए, खिताब बांटे और जागीरें तथा ओहदे दिए। उसने हिंदुओं के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई। उदाहरण के लिए एक हिंदू पूरन चंद उसका दीवान था। उसने दक्कन के मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाकर सुव्यवस्थित प्रशासन स्थापित कर अपनी सत्ता को मजबूत बनाया। उसने बड़े उपद्रवी जमींदारों को अपनी सत्ता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया और शक्तिशाली मराठों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा। उसने राजस्व व्यवस्था को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की भी कोशिश की, मगर 1748 में उसके मरने के बाद हैदराबाद उन्हीं विघटनकारी शक्तियों का शिकार हो गया जो दिल्ली में सक्रिय थी। कर्नाटक दक्कन मुगल का एक सूबा था और इस तरह वह हैदराबाद के निजाम के अधिकार के अंतर्गत आता था, मगर व्यवहार में जिस प्रकार निजाम दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र हो गया था, उसी प्रकार कर्नाटक का नवाब सूबेदार, जिसे कर्नाटक का नवाब कहा जाता था, अपने को दक्कन के नवाब के नियंत्रण से मुक्त कर अपने ओहदे को वंशगत बना चुका था। अतः कर्नाटक के नवाब सादत उल्ला खान ने अपने भतीजे दोस्त अली को निजाम की मंजूरी के बिना ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। आगे चलकर 1740 के बाद कर्नाटक की स्थिति नवाबी के लिए बारंबार संघर्षों के कारण बिगड़ी और इससे यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। बंगाल केंद्रीय सत्ता की बढ़ती कमजोरी का फायदा उठाकर असाधारण योग्यता वाले दो व्यक्तियों मुर्शीद कुली खां और अली वर्दी खां ने बंगाल को वस्तुतः स्वतंत्र बना दिया।
मुर्शीद कुली खां को 1717 में जाकर बंगाल का सूबेदार बनाया गया, मगर वह उसका वास्तविक शासक 1700 से ही था जब उसे दीवान बनाया गया था। उसे खुद को तुरंत केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त कर लिया। यद्यपि वह बादशाह को नियमित रूप से नजराने की काफी बड़ी रकम भेजता रहा, उसने अंदरूनी और बाहरी खतरों से बंगाल को मुक्त कर वहां शांति कायम की। अब बंगाल जमींदारों की प्रमुख बगावतों से भी कमोबेश मुक्त हो गया। उसके शासन के दौरान केवल 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया। उसके बाद शुजात खां ने बगावत की। अंतिम विद्रोह नजात खां का था। उनको हराने के बाद मुर्शीद कुली खां ने उसकी जमींदारी अपने कृपापात्र रामजीवन को दे दी। मुर्शीद कुली खां 1727 में मर गया। उसके बाद उसके दामाद शुजाउद्दीन ने बंगाल पर 1739 तक शासन किया। उसकी जगह पर उसका बेटा सरफराज खां आया, जिसे उसी साल गद्दी से हटाकर अलीवर्दी खां नवाब बन गया। इन तीनों नवाबों ने बंगाल को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित प्रशासन दिया। उन्होंने व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया। मुर्शीद कुली खां ने प्रशासन में मितव्ययिता बरती। उसने बंगाल के वित्तीय मामलों का प्रबंध नए सिरे से किया। उसने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया और इजारा व्यवस्था, ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था आरंभ की। स्थानीय जमींदारों और सौदागर साहूकारों के बीच से उसने राजस्व वसूलने वाले किसान और सौदागर साहूकार भर्ती किए। उसने गरीब खेतिहरों का कष्ट दूर करने तथा उन्हें समय पर भू राजस्व देने में समर्थ बनाने के लिए तकावी ऋण भी दिए। इस प्रकार वह बंगाल सरकार के संसाधनों को बढ़ा सका, मगर इजारा व्यवस्था ने किसानों और जमींदारों पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया। इसके अलावा यद्यपि उसने केवल असल जमा की मांग की और गैर कानूनी टैक्स हटा दिए, तथापि उसने जमींदार और किसानों से लगान की वसूली बड़ी निर्दयता के साथ की। उसके सुधारों का एक परिणाम यह हुआ कि अनेक पुराने जमींदारों को निकाल बाहर किया गया और उसकी जगह पर अभी पनपे इजारेदार आ गए। मुर्शीद कुली खां और इसके बाद के नवाबों ने हिंदुओं और मुसलमानों को रोजगार के समान अवसर दिए। उन्होंने सबसे ऊंचे नागरिक ओहदे और कई फौजी ओहदे और बंगालियों को रखा, जिनमें अधिकतर हिंदू थे। इजारेदारों को चुनते समय मुर्शीद कुली खां ने स्थानीय जमींदार और महाजनों को प्राथमिकता दी, जिनमें अनेक हिंदू थे। इस प्रकार उसने बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग को जन्म दिया। तीनों नवाबों ने माना कि व्यापार का प्रसार जनता और सरकार के लिए फायदेमंद है, इसलिए उन्होंने भारतीय और विदेशी सभी व्यापारियों को बढ़ावा दिया। नियमित थानों और चौकियों की व्यवस्था कर सड़कों और नदियों की सुरक्षा का इंतजाम किया। उन्होंने अफसरों के निजी व्यापार को रोक दिया। साथ ही उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि विदेशी व्यापारिक कंपनियों तथा उनके नौकरों पर कड़ा नियंत्रण रखा जाए और उन्हें अपने विशेषाधिकारियों का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाए। उन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों को देश के कानूनों का पालन करने तथा अन्य व्यापारियों के बराबर सीमा शुल्क देने के लिए मजबूर किया। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता और चंदनगर के अपने कारखानों की किलेबंदी करने की इजाजत नहीं दी। इन सब के बावजूद बंगाल के नवाब एक दृष्टि से बड़े नासमझ और लापरवाह साबित हुए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रवृत्ति 1707 के बाद अपनी मांगों को मनवाने के लिए सैनिक शक्ति का उपयोग करने या इसके इस्तेमाल की धमकी देने की होने लगी थी। नवाबों ने इस प्रवृत्ति को मजबूती से नहीं दबाया। वे कंपनी की धमकियों का जवाब देने की ताकत रखते थे, मगर उनका निरंतर यह विश्वास रहा कि कोई भी मात्र व्यापारिक कंपनी उनकी सत्ता के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकती।
थी। वे इस बात को महसूस नहीं कर सके कि अंग्रेजी कंपनी व्यापारियों की कंपनी मात्र नहीं थी, बल्कि उस समय के अत्यंत आक्रामक और विस्तारवादी उपनिवेश की प्रतिनिधि थी। शेष दुनिया के बारे में उनका अज्ञान और उससे संपर्क का अभाव उनके लिए बड़ा महंगा पड़ा। नहीं तो अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका में पश्चिम व्यापारी कंपनियों के विध्वंसकारी कामों के संबंध में उनको जानकारी अवश्य हो जाती। बंगाल के नवाबों ने शक्तिशाली फौज बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया और इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। उदाहरण के लिए मुर्शीद कुली खां की फौज में केवल 2000 घुड़सवार और 4000 पैदल सैनिक थे। अली वर्दी खां को मराठों के बारंबार हमलों से तंग होना पड़ा और अंततोगत्वा उसे उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा उन्हें दे देना पड़ा। जब 1756-57 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी सिराज-उद-दौला के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया, तब शक्तिशाली फौज के अभाव ने विदेशी कंपनी की जीत में काफी योगदान दिया। अफसरों के बीच बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने में भी बंगाल के नवाब असफल रहे। यहाँ तक कि न्यायिक अधिकारी, काजी और मुफ्ती घूस लेने में भी नहीं हिचकिचाते थे। विदेशी कंपनियों ने इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाया और सरकारी कानून, कायदों और नीतियों की जड़ें खो दी। अवध की स्वायत्त राज का संस्थापक सादत खां बुरहान उल मुल्क था। उसने 1772 में अवध का सूबेदार बनाया गया था। वह अत्यंत निडर, कर्मठ, दृढ़प्रतिज्ञ और तेज आदमी था। उसकी नियुक्ति के समय कई बगावती जमींदारों ने प्रांत में हर जगह सिर उठाया। उन्होंने मालगुजारी देने से इनकार कर दिया, अपनी निजी सेवाएं गठित की, किले बनाए और शाही सरकार की अवज्ञा की। वर्षों तक सादत खां को उनसे लड़ना पड़ा। उसने अंधेर गर्दी को खत्म किया और बड़े जमींदारों को अनुशासित किया। इस प्रकार उसने अपनी सरकार की वित्तीय संसाधनों को बढ़ाया। विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देकर उसने दूसरे सरदारों और जमींदारों को अपनी तरफ कर लिया, किंतु उसने अधिकतर पराजित जमींदारों को नहीं हटाया। अधीनता स्वीकार करने और देय रकम नियमित रूप से अदा करने पर सहमत होने के बाद उन्हें भी अपनी जगह पर पक्का कर दिया गया। सादत खां ने भी 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त किया। कहा जाता है कि उचित लगान लगाकर तथा बड़े जमींदारों के जुल्मों से बचाकर उसने किसानों की हालत को बेहतर बनाया। बंगाल के नवाबों की तरह ही उसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया। उसके अनेक सेनापति और उच्च अधिकारी हिंदू थे। उसने हठीले जमींदारों, सरदारों और सामंतों को उनके धर्म का कोई ख्याल किए बिना दबा दिया। उसके सैनिकों को अच्छे वेतन मिलते थे। वे हथियारों से सुसज्जित और सुप्रशिक्षित थे। उनका प्रशासन कार्यकुशल था। उसने भी जागीरदारी प्रथा को जारी रखा। 1739 में अपने मरने के पहले वह वस्तुतः स्वतंत्र बन गया था और उसने प्रांत को अपनी वंशगत जायदाद बना लिया था। उसकी जगह उसके भतीजे सफदरजंग ने ली। साथ ही 1748 में उसने साम्राज्य का वजीर भी बना दिया गया। इसके अलावा उसे इलाहाबाद का प्रांत भी दिया गया। सफदरजंग ने 1754 में अपने मरने तक अवध और इलाहाबाद की जनता को किसी अशांति का सामना नहीं करने दिया। उसने बगावत करने वाले जमींदारों को दबा दिया और दूसरे को अपने पक्ष में कर लिया। उसने मराठा सरदारों से मित्रता कर ली, जिससे उसके अधिकार क्षेत्र में उनकी घुसपैठ न हो सके। राजपूत सरदारों और सिख जादों की स्वामी भक्ति हासिल करने में भी वह कामयाब रहा। उसने रूहोलो और बंगस पठानों के खिलाफ लड़ाइयां छेड़ी। बंगस नवाबों के खिलाफ 1750-51 की लड़ाई में उसने मराठों की सैनिक सहायता तथा जाटों का समर्थन प्राप्त किया।
इसके लिए उसे मराठों को प्रतिदिन 25,000 रुपये और जाटों को रोज 15,000 रुपये देने पड़े। बाद में उसने पेशवा के साथ एक करार किया कि जिसके अनुसार पेशवा ने मुगल साम्राज्य को अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मदद देने और उसे भारतीय पठानों तथा राजपूत राजाओं जैसे अंदरूनी विद्रोहियों से बचाने का वचन दिया। बदले में पेशवा को 50 लाख रुपये तथा पंजाब, सिंध और उत्तर भारत के कई जिलों का चौथ दिया जाने वाला था। इसके अलावा पेशवा को अजमेर और आगरा का सूबेदार बनाया जाना था, मगर पेशवा दिल्ली में सफदरजंग के दुश्मनों से जा मिला, जिन्होंने उसे अवध और इलाहाबाद का सूबेदार बनाने का वचन दिया, इसलिए करार टूट गया। सफदरजंग ने न्याय की उचित व्यवस्था की। उसने भी नौकरियां देने में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच निष्पक्षता की नीति अपनाई। उसकी सरकार के सबसे बड़े ओहदे पर एक हिंदू महाराजा नवाब राय आसीन था। नवाबों की सरकार के तहत लंबे समय तक लगातार शांति और सामंतों की आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप अवध दरबार के इर्द गिर्द एक विशिष्ट लखनवी संस्कृति कार्यक्रम से विकसित हुई। लखनऊ बहुत जमाने से अवध का एक महत्वपूर्ण शहर था। 1775 के बाद वह अवध के नवाबों का निवास स्थान बन गया। वह तुरंत ही कला और साहित्य को संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से दिल्ली का प्रतिद्वंदी हो गया। वह हस्तशिल्प के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ। स्थानीय सरदारों और जमींदारों के संरक्षण में दस्तकारी और संस्कृति दोनों का असर कस्बों तक पहुंच गया। सफदरजंग ने बहुत ऊंची व्यक्तिक नैतिकता बनाए रखी। वह जिंदगी भर अपनी एकमात्र पत्नी के प्रति वफादार रहा। असल में हैदराबाद, बंगाल और अवध के तीनों स्वायत्त रजवाड़ों के संस्थापक करमसर, निजाम उल मुल्क, मुर्शीद कुली खां और अलीवर्दी खां ऊंची व्यक्तिक नैतिकता वाले लोग थे। उनमें से लगभग सभी ने संयमपूर्ण और सादा जीवन बिताया। यह इस धारणा को झूठा साबित करती है कि 18वीं सदी के प्रमुख सामंतों ने फिजूल खर्ची और विलासिता की जिंदगी बिताई। केवल अपने सार्वजनिक और राजनीतिक व्यवहार में ही उन्होंने धोखाधड़ी, षड्यंत्र और विश्वासघात का सहारा लिया। मैसूर दक्षिण भारत में हैदराबाद के पास हैदर अली के अधीन जिस सबसे महत्वपूर्ण सत्ता का उदय हुआ वह मैसूर था। विजयनगर साम्राज्य के अंत होने के समय से ही मैसूर राज ने अपनी कमजोर स्वाधीनता को बनाए रखा और नाम मात्र को ही यह मुगल साम्राज्य का अंग था। 18वीं सदी के शुरू में नजरांज सर्वाधिकारी और देवराज दुलवई नाम के दो मंत्रियों ने मैसूर की शक्ति अपने हाथ में ले रखी थी। इस प्रकार वहां के राजा चिक्का कृष्णराज को उन्होंने कठपुतली में बदल दिया था। हैदर अली का जन्म 1721 में एक अत्यंत सामान्य परिवार में हुआ था। उसने अपना जीवन मैसूर की सेना में एकदम साधारण अधिकारी के रूप में शुरू किया था। वह शिक्षित तो नहीं था, लेकिन कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा का धनी था। वह अत्यंत परिश्रमी और लगनशील, साहसी और दृढ़ निश्चयी था। वह एक प्रतिभाशाली सेना नायक और चालाक राजनीतिक था। मैसूर राज 20 साल तक युद्ध में उलझा रहा। इस दौरान हैदर अली को जो मौका मिला उसने उसका लाभ उठाया और मैसूर की सेना में ऊंचे पद पर पहुंच गया। जल्दी ही उसने पश्चिमी सैनिक प्रशिक्षण के महत्व को पहचाना तथा जो सैनिक उसके अधीन थे उनको आधुनिक प्रशिक्षण दिलवाया। 1755 में डिडीगुल में उसने एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। इसमें उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद ली। 1761 में उसने नंजराज को सत्ता से अलग कर दिया तथा मैसूर राज पर अपना अधिकार कायम कर लिया। योद्धा सरदारों और जमींदारों के विद्रोहों को उसने नियंत्रित कर लिया तथा बिदनूर, सुंदा, सेदा, कन्नड़ और मालाबार के इलाकों को जीत लिया। मालाबार को अपने अधीन करने का मुख्य कारण यह था कि वह भारतीय समुद्र तट तक अपनी पहुंच बनाए रखना चाहता था।
पढ़ा लिखा न होने के बावजूद वह कुशल प्रशासक था। अपने राज्य में मुगल शासन प्रणाली तथा राजस्व व्यवस्था उसी ने लागू की थी। मैसूर जब कमजोर तथा विभाजित राज्य था तब उसने उस पर कब्जा किया और शीघ्र ही उसके कारण इस राज्य की गिनती प्रमुख भारतीय शक्तियों में की जाने लगी। वह धार्मिक सहिष्णुता की नीति पर चला। उसका पहला दीवान और अन्य अनेक अधिकारी हिंदू थे। अपनी सत्ता के लगभग आरंभ से ही वह मराठा सरदारों, निजाम और अंग्रेजों के साथ लड़ाई में लगा रहा। उसने 1769 में अंग्रेजी फौजों को बार बार हराया और मद्रास के पास तक पहुंच गया। वह 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मर गया। उसके स्थान पर उसका बेटा टीपू गद्दी पर बैठा। अंग्रेजों के हाथों 1799 में मारे जाने तक टीपू सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया। वह जटिल चरित्र वाला और नए विचारों को ढूंढ निकालने वाला व्यक्ति था। एक नए कैलेंडर को लागू कराना, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली काम में लाना तथा माप तौल के नए पैमानों को अपनाना उसकी समय के साथ अपने को बदलने की इच्छा के प्रतीक थे। उसके निजी पुस्तकालय में धर्म इतिहास, सैन्य विज्ञान, औषधि विज्ञान और गणित जैसे विविध विषयों की पुस्तकें थे। उसने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी ली। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया और एक जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। उसकी सांगठनिक क्षमता का प्रमाण यह है कि जिन दिनों में भारतीय फौजों के बीच अनुशासनहीनता आम थी, उसने सैनिक अंत तक अनुशासित और उसके प्रति वफादार रहे। उसने जागीर देने की प्रथा को खत्म करके राजकीय आय बढ़ाने की कोशिश की। उसने पोलीकारों की पैतृक संपत्ति को कम करने और राज तथा किसानों के बीच के मध्यस्थों को समाप्त करने की भी कोशिश की, मगर उसका भूराजस्व उतना ही ऊंचा था जितना अन्य समसामयिक शासकों का। वह पैदावार का 1/3 हिस्सा तक भूराजस्व के रूप में लेता था, मगर उसने अब्बावों की वसूली पर रोक लगा दी। वह भूराजस्व में छूट देने में भी उदार था। उसकी पैदल सेना यूरोप की शैली में बंदूकों और संगीनों से लैस थी, लेकिन इन हथियारों को मैसूर में ही बनाया गया था। 1796 के बाद उसने एक आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश की थी। इसके लिए उसने 2 नौका घाट बनवाए थे तथा जहाजों के नमूने उसने स्वयं तैयार कराए थे। अपने व्यक्तिगत जीवन में वह एकदम सादा था। उसे किसी प्रकार का व्यसन नहीं था और विलासिता से वह कोसों दूर था। वह एक दुस्साहसी योद्धा था और अत्यंत प्रतिभाशाली सेना नायक था। उसकी यह अत्यंत प्रिय उक्ति थी, एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। इसी विश्वास का पालन करते हुए वह श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर लड़ता हुआ मरा था, लेकिन हर काम में वह जल्दबाजी करता था और उसका स्वभाव स्थिर नहीं था। एक राजनीतिक के रूप में 18वीं सदी के किसी भी शासक की तुलना में वह दक्षिण भारत के लिए या दूसरे भारतीय शासकों के लिए अंग्रेजी राज के खतरे को अधिक ठीक तरह से समझता था। उदीयमान अंग्रेजी सत्ता के समक्ष वह दृढ़ निश्चयी शत्रु के रूप में खड़ा हुआ था और अंग्रेज भी भारत में उसको अपना सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन समझते थे। हालांकि मैसूर उस जमाने के आर्थिक पिछड़ेपन के दोष से मुक्त नहीं था, लेकिन हैदर अली और टीपू के राजकाल में वह आर्थिक रूप से खूब फला फूला। यह इस तथ्य से अधिक स्पष्ट हो जाता है कि खास तौर पर जब हम उसकी आर्थिक स्थिति की तुलना निकट अतीत से या उस समय में देश के अन्य भागों से करते हैं। 1799 में ब्रिटिश लोगों ने जब टीपू को पराजित कर उसे मार डाला और मैसूर पर कब्जा कर लिया, तो यह देखकर उनको आश्चर्य हुआ कि मैसूर का किसान ब्रिटिश शासित राज मद्रास के किसानों की तुलना में कहीं अधिक संपन्न और खुशहाल था।
सर जॉन सोर 1793 से 98 के दौरान गवर्नर जनरल था। उसने बाद में लिखा था, टीपू के राज के किसानों को संरक्षण मिलता था तथा उनको श्रम के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता था। टीपू सुल्तान के जमाने के मैसूर के बारे में एक अन्य ब्रिटिश पर्यवेक्षक ने लिखा था, यह राज खेती बाड़ी में बढ़ा चढ़ा, परिश्रमी लोगों की धनी आबादी वाला, नए नए नगरों वाला और वाणिज्य व्यापार में बढ़ोतरी वाला था। लगता है कि आधुनिक व्यापार उद्योग के महत्व को भी टीपू अच्छी तरह समझता था। वास्तव में भारतीय शासकों में यही एकमात्र शासक था जो आर्थिक शक्ति के महत्व को सैनिक शक्ति की नींव मानता था। भारत में आधुनिक उद्योगों की शुरुआत के लिए उसने थोड़े बहुत प्रयास किए। इसके लिए उसने विदेशों से कारीगर बुलाए और कई उद्योगों को उसने राज्य की ओर से सहायता दी। विदेश व्यापार के विकास के लिए उसने फ्रांस, तुर्की, ईरान और पेरू में दूत भेजे। चीन के साथ भी उसने व्यापार किया। यूरोपीय कंपनियों के ढांचे पर उसने व्यापारिक कंपनी स्थापित करने का प्रयास भी किया और उनकी वाणिज्य संबंधी गतिविधियों की नकल करने की कोशिश की। बंदरगाह वाले नगरों में व्यापारिक संस्थाएं स्थापित करके उसने रूस तथा अरब के साथ व्यापार बढ़ाने का प्रयत्न किया। कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने टीपू को धार्मिक उन्मादी के रूप में चित्रित किया है। यद्यपि अपने धार्मिक दृष्टिकोण में वह काफी रूढ़िवादी था, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति उसका दृष्टिकोण सहिष्णु और उदार था। 1791 में मराठा घुड़सवारों ने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को लूटा तो उसने मां शारदा की प्रतिमा बनवाने के लिए पैसे दिए। वह नियमित रूप से इस मंदिर और इसके साथ कुछ और मंदिरों को भेंट दिया करता था। रंगनाथ का प्रसिद्ध मंदिर उसके महल से मुश्किल से 100 गज की दूरी पर था, जहां वह अपनी बहुसंख्यक हिंदू और ईसाई प्रजा के साथ सहनशीलता का बर्ताव करता था। वही वह उन हिंदुओं और ईसाइयों के प्रति काफी कठोर था जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मैसूर राज के विरुद्ध अंग्रेजों की मदद करते थे। केरल 18वीं सदी की शुरू में केरल बहुत बड़ी संख्या में सामंत सरदारों और राजाओं में बटा हुआ था। इनमें से 4 प्रमुख राज्य इस प्रकार थे, कालीकट, चिरकाल, कोचीन और त्रावणकोर। त्रावणकोर राज्य को 1729 के बाद 18वीं सदी के एक अग्रणी राजनेता राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। उसमें विलक्षण दूरदर्शिता तथा दृढ़ संकल्प और साहस तथा निर्भीकता का सामंजस्य था। उसने सामंतों को शांत कर दिया, क्विलोन और इलाहाबाद को जीत लिया और डच लोगों को हराकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता खत्म कर दी। उसने यूरोपीय अफसरों की मदद से पश्चिमी मॉडल के आधार पर एक शक्तिशाली फौज का संगठन किया और उसे आधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया। उसने एक आधुनिक शस्त्रागार भी बनाया। मार्तंड वर्मा ने अपनी नई फौज का इस्तेमाल अपना राज उत्तर की ओर बढ़ाने के लिए किया। त्रावणकोर की सीमाएं जल्दी कन्याकुमारी से कोचीन तक फैल गई। उसने सिंचाई की अनेक व्यवस्थाएं की, संचार के लिए सड़कें और सिंचाई के लिए नहरें बनाई तथा विदेशी व्यापार को सक्रिय प्रोत्साहन दिया। केरल के 3 बड़े राज्यों कोचीन, त्रावणकोर और कालीकट ने 1763 तक सभी छोटे रजवाड़ों को विलीन या अधीन कर लिया। हैदर अली ने केरल पर अपना आक्रमण 1766 में शुरू किया और अंत में कालीकट के जमोरिन के इलाकों सहित कोचीन तक उत्तरी केरल को हड़प लिया। 18वीं सदी में मलयाली साहित्य में एक असाधारण पुनर्जीवन देखा गया। यह अंशतः केरल के राजाओं और सरदारों के कारण हुआ जो साहित्य के महान संरक्षक थे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्वता का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया।
मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी राम वर्मा स्वयं कवि, विद्वान, संगीतज्ञ, प्रसिद्ध अभिनेता और सुसंस्कृत व्यक्ति था। वह अंग्रेजी में धारा प्रवाह बातचीत करता था। उसने यूरोप के मामलों में गहरी दिलचस्पी ली। वह लंदन, कलकत्ता और मद्रास से निकलने वाले अखबारों और पत्रिकाओं को नियमित रूप से पढ़ता था। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, राजपूत राज, मुगल सत्ता की बढ़ती हुई कमजोरी का फायदा उठाकर प्रमुख राजपूत राज्यों ने अपने को केंद्रीय नियंत्रण से वस्तुतः स्वतंत्र कर लिया। साथ ही उन्होंने साम्राज्य के शीर्ष भागों में अपना प्रभाव बढ़ाया। फर्रुख सियर और मोहम्मद शाह के शासनकाल में आमेर और मारवाड़ के शासकों को आगरा, गुजरात और मालवा जैसे महत्वपूर्ण मुगल प्रांतों का सूबेदार बनाया गया। राजपूताना के राज पहले की तरह विभाजित रहे। उनमें जो बड़े थे उन्होंने अपने कमजोर पड़ोसियों राजपूत और गैर राजपूत दोनों के इलाकों को हथियार अपना विस्तार किया। अधिकतर बड़े राजपूत राज निरंतर छोटे झगड़ों और गृह युद्धों में फंसे रहे। इन राज्यों की अंदरूनी राजनीति में उसी प्रकार की भ्रष्टाचार, षड्यंत्र और विश्वासघात का बोलबाला था जैसे मुगल दरबार में था। मारवाड़ के अजीत सिंह को उसके बेटे ने ही मार डाला। 18वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक आमेर का सवाई जयसिंह था। वह एक विख्यात राजनेता, कानून निर्माता और सुधारक था, परंतु सबसे अधिक वह विज्ञान प्रेमी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उल्लेखनीय है कि जिस युग में हुआ था उसमें अधिकांश भारतीयों को वैज्ञानिक प्रगति के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसने जाटों से लिए गए इलाके में जयपुर शहर की स्थापना की और उसे विज्ञान और कला का महान केंद्र बना दिया। जयपुर का निर्माण बिल्कुल वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और एक नियमित योजना के तहत हुआ। उसकी चौड़ी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। जयसिंह की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह एक महान खगोल शास्त्री भी था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में बिल्कुल सही और आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित पर्यवेक्षणशालाएं बनाई। कुछ उपकरण खुद जयसिंह के बनाए हुए थे। उसके खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षक आश्चर्यजनक रूप से सही होते थे। उसने सारणियों का एक सेट तैयार किया जिससे लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण करने में सहायता मिले। इसका नाम जिज मोहम्मद शाही था। उसने यूक्लिड की रेखा गणित के तत्व का अनुवाद संस्कृत में कराया। उसने त्रिकोणमिति की बहुत सारी कृतियों और लघु गणकों को बनाने और उसके इस्तेमाल संबंधी नेपियर की रचना का अनुवाद संस्कृत में कराया। जयसिंह समाज सुधारक भी था। उसने एक कानून लागू करने की कोशिश की जिससे लड़की की शादी में किसी राजपूत को अत्यधिक खर्च करने के लिए मजबूर न होना पड़े। लड़की की शादी में भारी खर्च के कारण ही लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। इस असाधारण राजा ने जयपुर पर 1699 से 1743 तक लगभग 44 वर्षों तक शासन किया। जाट खेतियारों की एक जाति है। ये दिल्ली, आगरा और मथुरा के इर्द गिर्द के इलाकों में रहते थे। मथुरा के आसपास के जाट किसानों ने 1669 और फिर 1688 में अपने जाट जमींदारों के नेतृत्व में विद्रोह किए। विद्रोहों को कुचल दिया गया मगर इलाका अशांत ही रहा। औरंगजेब की मौत के बाद उन्होंने दिल्ली के चारों ओर अशांति पैदा कर दी। जाट विद्रोह जमींदारों के नेतृत्व में मूलतः कृषक विद्रोह था मगर जल्दी वह लूट मार तक सीमित हो गया। उन्होंने दिल्ली के दरबारी षड्यंत्र में सक्रिय हिस्सा लिया। बहुधा अपने फायदे को देखते हुए वे पक्ष बदल देते थे। भरतपुर के जाट राज की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने की। जाट सत्ता सूरजमल के नेतृत्व में अपनी उच्चतम गरिमा पर पहुंच गई। सूरजमल ने 1756 से 1763 तक शासन किया।
वह एक अत्यंत योग्य प्रशासक तथा सैनिक और बड़ा बुद्धिमान राजनेता था। उसने अपना अधिकार एक बड़े क्षेत्र पर कायम किया जो पूरब में गंगा से लेकर दक्षिण में चंबल तथा पश्चिम में आगरा के सूबे से लेकर उत्तर दिल्ली के सूबे तक फैला था। उसके राज में अन्य जिलों के अलावा आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ जिले शामिल थे। मुगल राजस्व व्यवस्था को अपनाकर उसने एक अस्थायी राज की नींव रखने की कोशिश की। एक समसामयिक इतिहासकार ने उसके बारे में निम्नलिखित बातें लिखी है। यद्यपि वह किसान की पोशाक पहनता था और सिर्फ अपनी ब्रज बोली बोल सकता था, तथापि वह जाट जाति का अफलातून प्लेटो था। समझदारी और चतुराई तथा राजस्व और नागरिक मामले का प्रबंध करने की योग्यता में उसकी बराबरी करने वाला आसफ जहां बहादुर को छोड़कर हिंदुस्तान के बड़े सामंतों में कोई नहीं था। वह 1763 में मर गया। उसके बाद जाट राज की अवनति हो गई। वह छोटे जमींदारों के बीच बट गया, जिनमें से अधिकतर लूट मार पर जिंदा रहने लगे। बंगस, पठान और रुहेले। एक अफगान दुस्साहसी मोहम्मद खां बंगस ने फर्रुखाबाद के इर्द गिर्द के इलाके, अलीगढ़ और कानपुर के इलाके पर फर्रुख सियर और मोहम्मद शाह के शासन काल में अपना अधिकार कायम कर लिया। इसी प्रकार नादिर शाह के आक्रमण के बाद प्रशासन के ठप हो जाने पर अली मोहम्मद खान ने रुहेलखंड नामक एक राज कायम किया। यह राज हिमालय की तराई में, दक्षिण में गंगा और उत्तर में कुमायूं की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी पहले बरेली में, आमला में थी और बाद में रामपुर चली गई। रुहेलों का अवध दिल्ली और जाटों से लगातार टकराव होता रहा। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी में की। यह पंजाब के जाट किसानों तथा छोटी जातियों के बीच फैल गया। एक लड़ाकू समुदाय के रूप में सिखों को बदलने का काम गुरु हरगोबिंद ने आरंभ किया, मगर अपने 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख राजनीतिक और फौजी ताकत बने। औरंगजेब के फौजी और पहाड़ी राजाओं के खिलाफ 1699 से लेकर 1708 तक गुरु गोविंद सिंह ने लगातार लड़ाइयाँ की। औरंगजेब के मरने के बाद गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। उनका ओहदा 5000 जात और 5000 सवार वाले सामंत का था। वे बहादुर शाह के साथ दक्कन गए, जहां उन्हें एक पठान नौकर ने विश्वासघात कर मार डाला। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा खत्म हो गई। सिखों का नेतृत्व उनके विश्वास पात्र शिष्य बंदा सिंह के हाथों में चला गया, जो बंदा बहादुर के नाम से चारों ओर विख्यात है। बंदा ने पंजाब के किसानों और निम्न जातियों के लोगों को एकजुट किया और मुगल फौज के खिलाफ 8 साल तक जोश खरोश के साथ गैर बराबरी की लड़ाई चलाई। उसे 1715 में पकड़ लिया गया और कत्ल कर दिया गया। उसकी असफलता के अनेक कारण थे। मुगल शासन अभी भी काफी शक्तिशाली था। पंजाब की संपन्न वर्ग और ऊंची जातियों के लोगों ने उसके विरोधियों का साथ दिया, क्योंकि वह निम्न जातियों और गांव की गरीब जनता का हिमायती था। अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण वह मुगल विरोधी समस्त ताकतों को एकजुट नहीं कर सका। सिखों को फिर से उठ खड़ा होने का मौका नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों और उनके कारण पंजाब के प्रशासन में हुई गड़बड़ी ने दिया। आक्रमणकारियों की फौजों के आगे बढ़ने पर सिखों ने बिना कोई भेदभाव किए सबको लूटा और धन तथा सैनिक शक्ति इकट्ठी की। अब्दाली के पंजाब से वापस जाने के बाद उन्होंने राजनीतिक रिक्तता को भरना आरंभ किया। उन्होंने 1765 और 1800 के बीच पंजाब और जम्मू को अपने अधिकार में कर लिया। सिख 12 मिसलों या संघों में संगठित थे, जो सूबे के विभिन्न भागों में काम करते थे। ये मिसल एक दूसरे के साथ पूरी तरह सहयोग करते थे। मूलतः वे समानता के सिद्धांत पर आधारित थे। किसी मिसल के मामलों पर विचार करने और उनके प्रधान तथा अन्य अधिकारियों को चुनने में सभी सदस्य समान रूप से हिस्सा लेते थे। धीरे धीरे मिसलों का जनतांत्रिक और अकुलीन चरित्र लुप्त हो गया और शक्तिशाली प्रधानों,
सामंतों और सरदारों तथा जमींदारों ने उन पर अपना दबदबा कायम कर लिया। भाईचारे की भावना और खालसा की एकता भी लुप्त हो गई, क्योंकि प्रधान निरंतर आपस में झगड़ते रहते थे। उन्होंने अपने को स्वतंत्र सरदार घोषित कर दिया था। रणजीत सिंह के अधीन पंजाब 18वीं सदी के अंत में सुकेर चकिया मिसल के प्रधान रणजीत सिंह ने प्रमुखता प्राप्त कर ली। वह एक ताकतवर और साहसिक सैनिक, कुशल प्रशासक तथा चतुर कूटनीतिज्ञ था। वह जन्मजात नेता था। उसने 1799 में लाहौर और 1802 में अमृतसर पर कब्जा कर लिया। उसने सतलज के पश्चिमी के सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर लिया और पंजाब में अपना राज्य कायम किया। बाद में उसने कश्मीर, पेशावर और मुल्तान को भी जीत लिया। पुराने सिख प्रधान बड़े जमींदार और जागीरदार बना दिए गए। उसने मुगलों द्वारा लागू की गई भू राजस्व की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किए। भू राजस्व का हिसाब 50% सकल उत्पादन के आधार पर लगाया गया। रणजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षकों की सहायता से यूरोपीय ढर्रों पर शक्तिशाली, अनुशासित और सुसज्जित फौज तैयार की। उसकी नई फौज केवल सिखों तक ही सीमित नहीं थी। उसने गोरखा, बिहारी, उड़िया, पठान, डोगरा तथा पंजाबी मुसलमानों को भी अपनी फौज में भर्ती किया। उसने लाहौर में तोप बनाने के आधुनिक कारखाने खोले तथा उनमें मुसलमान तोपचियों को काम पर लगाया। कहा जाता है कि उसकी फौज एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज थी। पहला स्थान अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज का था। रणजीत सिंह बखूबी अपने मंत्रियों और अफसरों का चुनाव करता था। उसका दरबार श्रेष्ठ व्यक्तियों से भरा हुआ था। धर्म के मामले में वह सहनशील तथा उदारवादी था। न केवल सिख बल्कि मुसलमान तथा हिंदू संतों को भी वह सम्मान, आदर और संरक्षण देता था। धर्मपरायण सिख होते हुए भी यह कहा जाता है कि अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फकीरों के पैरों की धूल अपनी लंबी सफेद दाढ़ी से झाड़ता था। उसके अनेक महत्वपूर्ण मंत्री और सेनापति मुसलमान और हिंदू थे। उसका सबसे प्रमुख और विश्वास पात्र मंत्री फकीर अजीज उद्दीन था। उसका वित्त मंत्री दीवान दीनानाथ था। वस्तुतः किसी भी दृष्टि से रणजीत सिंह द्वारा शासित पंजाब एक सिख राज नहीं था। राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल केवल सिखों के फायदे के लिए नहीं होता था। सिख किसान उतनी ही उत्पीड़ित था जितना हिंदू या मुसलमान किसान था। वस्तुतः रणजीत सिंह के अधीन एक राज्य के रूप में पंजाब का ढांचा 18वीं सदी के अन्य भारतीय राज्यों की तरह ही था। जब 1809 में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को सतलज पार करने से मना कर दिया और नदी के पूरब के सिख राज्यों की अपने संरक्षण में ले लिया, तब उसने चुप्पी साध ली, क्योंकि उसने महसूस किया कि उनके पास अंग्रेजों का मुकाबला करने की शक्ति नहीं है। इस प्रकार उसने अपने राजनयिक यथार्थवाद और सैनिक शक्ति के जरिए अपने राज को अंग्रेजों के अतिक्रमण से बचा लिया, मगर वह विदेशी खतरे को नहीं हटा सका और उसने उस खतरे को अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ दिया। इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उसका राज जब सत्ता के तीव्र आंतरिक संघर्ष का शिकार हो गया, तब अंग्रेज आए और उन्होंने उसे जीत लिया। मराठा शक्ति का उत्थान और पतन। पतनोन्मुख मुगल सत्ता को सबसे महत्वपूर्ण चुनौती मराठा राज से मिली, जो उत्तराधिकारी राज्यों में सबसे शक्तिशाली था। असल में मुगल साम्राज्य के विघटन से उत्पन्न राजनीतिक रिक्तता को भरने की शक्ति केवल उसी में थी। यही नहीं, उसने इस कार्य के लिए जरूरी कई प्रतिभाशाली सेनापतियों और राजनेताओं को पैदा किया था, मगर मराठा सरदारों में एकता नहीं थी। उनके पास एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने के लिए आवश्यक दृष्टिकोण और कार्यक्रम नहीं था। इसलिए वे मुगलों की जगह लेने में असफल रहे। मगर जब तक उन्होंने मुगल साम्राज्य को खत्म नहीं किया, तब तक वे उसके खिलाफ लगातार लड़ाई करते रहे। शिवाजी के पोते शाहू को औरंगजेब ने 1689 से कैद कर रखा था। औरंगजेब उसके तथा उसकी मां के साथ उनके धर्म, जाति तथा अन्य चीजों का पूरी तरह ख्याल कर बड़ी शिष्टता, इज्जत तथा लिहाज के साथ पेश आया। उसकी उम्मीद थी कि शायद शाहू के साथ कोई राजनीतिक समझौता हो जाए। शाहू
को 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद रिहा कर दिया गया। फिर जल्दी साहू और कोल्हापुर में रहने वाली उसकी चाची ताराबाई के बीच गृहयुद्ध छिड़ गया। ताराबाई ने अपने पति राजा राम के मरने के बाद अपने बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम से मुगल विरोधी संघर्ष 1700 में चला रखा था। मराठा सरदारों ने सत्ता के लिए संघर्ष करने वालों में से किसी न किसी का पक्ष लेना आरंभ कर लिया। हर मराठा सरदार के पीछे सिपाही थे जो केवल उसी की प्रति निष्ठा रखते थे। उन्होंने इस अवसर का इस्तेमाल सत्ता के लिए संघर्ष करने वाले दोनों पक्षों से मोलभाव करके अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया। उनमें से अनेक ने दक्कन के मुगल नवाबों के साथ मिलकर साजिशें भी की। साहू और कोल्हापुर स्थित उसके प्रतिद्वंदी के बीच झगड़े के फलस्वरूप मराठा सरकार की एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया, जिसका नेता राजा साहू का पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। इस परिवर्तन के साथ मराठा इतिहास में पेशवा आधिपत्य का दूसरा काल आरंभ हुआ, जिसमें मराठा राज एक साम्राज्य के रूप में बदल गया। बालाजी विश्वनाथ ब्राह्मण था। उसने अपना जीवन एक छोटे राजस्व अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया था और धीरे धीरे बढ़कर एक बड़ा अधिकारी हो गया था। साहू को अपने दुश्मनों को कुचलने के लिए काम में उसे अपनी निष्ठापूर्ण और जरूरी सेवा दी। वह कूटनीति में बेजोड़ था और उसने अनेक बड़े मराठा सरदारों को साहू की ओर कर लिया। साहू ने 1713 में उसे पेशवा या मुख्य प्रधान बनाया। बालाजी विश्वनाथ ने धीरे धीरे साहू और अपना आधिपत्य मराठा सरदारों और अधिकांश महाराष्ट्र पर कायम किया। केवल कोल्हापुर के दक्षिण के इलाके पर राजा राम के वंशजों का शासन रहा। पेशवा ने अपने हाथों में शक्ति का संकेंद्रण कर लिया और अन्य मंत्री तथा सरदार उसके सामने प्रभावहीन हो गए। वस्तुतः वह और उसका बेटा बाजीराव प्रथम ने पेशवा को मराठा साम्राज्य का कार्यकारी प्रधान बना दिया। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शक्ति को बढ़ाने के लिए मुगल अधिकारियों के आपसी झगड़े का पूरा फायदा उठाया। उसने दक्कन का चौथ और सरदेशमुखी देने के लिए जुल्फिकार खां को राजी कर लिया। अंत में उसने सैयद बंधुओं के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए। वही सारे इलाके जो पहले शिवाजी के राज के हिस्से थे, साहू को वापस कर दिए गए। उसने दक्कन के 6 सूबों का चौथ और सरदेशमुखी भी दे दिया गया। बदले में साहू बादशाह की सेवा में 15,000 घुड़सवार सैनिकों को देने, दक्कन में बगावत और लूटमार रोकने तथा 10 लाख रुपये का सालाना नजराना पेश करने पर राजी हो गया। नाम मात्र के लिए ही सही, मगर वह पहले ही मुगल आधिपत्य स्वीकार कर चुका था। वह 1714 में औरंगजेब के मकबरे तक पैदल चलकर खुलदाबाद गया तथा उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। अपने नेतृत्व में एक मराठा फौज लेकर बालाजी विश्वनाथ 1719 में सैयद अली खां के साथ दिल्ली गया और फर्रुख सियर का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद की। दिल्ली में उसने और अन्य मराठा सरदारों ने साम्राज्य की कमजोरी को स्वयं देखा और उनमें अपना प्रभाव क्षेत्र उत्तर की ओर बढ़ाने की महत्वाकांक्षा ने घर कर लिया। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा सरदारों को दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी की कुशल वसूली के लिए अलग अलग इलाके सौंपे। मराठा सरदार वसूल की गई रकम का अधिकांश हिस्सा अपने खर्च के लिए रख लेते थे। चौथ और सरदेशमुखी सौंपने की प्रथा ने भी पेशवा को संरक्षण के जरिए अपनी व्यक्तिगत शक्ति बढ़ाने में सहायता दी। बड़ी संख्या में महत्वाकांक्षी सरदारों ने उनके इर्द गिर्द जमा होना आरंभ कर दिया। आगे चलकर यही मराठा साम्राज्य की कमजोरी का मुख्य स्रोत सिद्ध हुआ। उस समय तक वतनों और सरंजामों की प्रणाली ने मराठा सरदारों को शक्तिशाली, स्वायत्त और केंद्रीय सत्ता के प्रति ईर्ष्यालु बना दिया था। उन्होंने अब मुगल साम्राज्य के सुदूर इलाकों में अपना अधिकार जमाना प्रारंभ कर दिया। वहां वे धीरे धीरे कमोबेश स्वायत्त सरदारों के रूप में बस गए। इस तरह अपने मूल राज्य के बाहर मराठों की जीत में मराठा राजा या पेशवा की सीधे अधीन केंद्रीय फौज का नहीं, बल्कि उनके सरदारों की अपनी निजी सेनाओं का हाथ था। जीत के दौरान सरदार बहुआ आपस में टकराते
चाहते थे। अगर केंद्रीय सरकार उन्हें सख्ती से नियंत्रित करने की कोशिश करती तो वे दुश्मनों से मिल जाने में नहीं हिचकते थे। दुश्मनों में निजाम मुगल या औरंगजेब कोई भी हो सकते थे। बालाजी बिश्नोई 1720 में मर गया। उसकी जगह पर उसका 20 वर्ष का बेटा बाजीराव प्रथम पेशवा बना। युवा होने के बावजूद बाजीराव एक निर्भीक और प्रतिभावान सेनापति तथा महत्वाकांक्षी और चालाक राजनेता था। उसे शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा गया है। बाजीराव के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों के खिलाफ अनगिनत अभियान चलाए। पहले उन्होंने मुगल अधिकारियों को विशाल इलाकों से चौथ वसूल करने का अधिकार देने और फिर वे इलाके मराठा राज को सौंप देने के लिए मजबूर किया। जब 1740 में बाजीराव मरा तब तक मराठों ने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड के हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। इसी काल में मराठों के गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोसले परिवारों ने प्रमुखता प्राप्त की। जीवन भर बाजीराव ने दक्कन में निजाम उल मुल्क की शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की। निजाम उल मुल्क ने भी पेशवा की सत्ता को कमजोर करने के लिए कोल्हापुर के राजा, मराठा सरदारों और मुगल अधिकारियों से मिलकर लगातार साजिशें की। 2 बार दोनों लड़ाई के मैदान में मिले और दोनों बार निजाम को मुंह की खानी पड़ी और उसे दक्कन प्रांतों का चौथ और सरदेशमुखी मराठों को देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाजीराव ने 1733 में जंजीरा के सिद्धियों के खिलाफ एक लंबा शक्तिशाली अभियान आरंभ किया और अंततः उन्हें मुख्य भूमि से निकाल बाहर कर दिया गया। साथ ही पुर्तगालियों के खिलाफ भी एक अभियान आरंभ किया गया। अंत में सिलसिट और बसीन पर कब्जा कर लिया गया, मगर पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों का अपने इलाकों पर कब्जा बना रहा। बाजीराव की मौत अप्रैल 1740 में हो गई। 20 सालों की छोटी अवधि में ही उसने मराठा राज का चरित्र बदल दिया। महाराष्ट्र राज को एक साम्राज्य के रूप में बदला उसने, जिसका प्रसार उत्तर में भी हुआ था, मगर वह साम्राज्य के सुदृढ़ आधार नहीं बन सका। नए इलाकों को जीतकर उन पर कब्जा जमाया गया, मगर उनके प्रशासन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सफल सरदारों की मुख्य दिलचस्पी राजस्व वसूल करने में ही थी। बाजीराव का 18 साल का बेटा बालाजी बाजीराव, जो नाना साहब के नाम से जाना जाता था, पेशवा बना। वह 1740 से 1761 तक पेशवा रहा। वह अपने पिता की तरह ही योग्य था, यद्यपि वह कम उद्यमी था। राजा साहू 1849 में मर गया। उसने अपनी वसीयत के जरिए सारा राजकाज पेशवा के हाथों में छोड़ दिया। पेशवा का ओहदा तब तक वंशगत बन गया था और पेशवा ही राज का असली शासक हो गया था। अब वह प्रशासन का अधिकृत प्रधान हो गया। इस तथ्य के प्रतीक के रूप में वह अपनी सरकार को अपने मुख्यालय पुणे ले गया। बालाजी बाजीराव ने अपने पिता का अनुसरण किया और साम्राज्य को विभिन्न दिशाओं में बढ़ाया। उसने मराठा शक्ति को उसके उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। मराठों ने सारे भारत को रौंद दिया। मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड पर मराठों का अधिकार मजबूत हो गया। बंगाल पर बार बार हमला हुआ और 1751 में बंगाल के नवाब को मजबूर होकर उड़ीसा मराठों को देना पड़ा। दक्षिण में मैसूर राज और अन्य छोटे राजवाड़ों को नजराना देने के लिए विवश होना पड़ा। निजाम हैदराबाद को 1760 में उदगिर में हरा दिया गया और उसे 62 लाख रुपये के वार्षिक राजस्व वाले विशाल क्षेत्र को मराठों को सौंप देना पड़ा। उत्तर में जल्द ही मराठा मुगल सत्ता की असली ताकत बन गए। गंगा के दोआब और राजपुताने से होकर वे दिल्ली पहुंचे, जहां 1752 में उन्होंने इमाद उल मुल्क को वजीर बनने में मदद दी। नया वजीर जल्दी उनके हाथों की कठपुतली बन गया। दिल्ली से वे पंजाब की ओर मुड़े और अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि को बाहर निकालकर उस पर अधिकार कर लिया। इससे उनका टकराव अफगानिस्तान के बहादुर योद्धा राजा के साथ हुआ, जो फिर एक बार मराठों से बदला लेने के लिए भारत पर चढ़ गया। अब उत्तर भारत पर अधिकार के लिए एक बड़ा टकराव शुरू हुआ।
अहमद शाह अब्दाली ने रुहेलखंड के नजीब-उद-दौला और अवध के शुजा-उद-दौला से तुरंत गठजोड़ कर लिया। वे दोनों मराठा सरदारों के हाथों हार गए थे। आगामी संघर्ष की बड़ी अहमियत को देखकर पेशवा ने अपने नाबालिग बेटे के नेतृत्व में एक शक्तिशाली फौज उत्तर की ओर भेजी। उसका बेटा तो केवल नाम का ही सेनापति था, वास्तविक सेनापति उसका चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ था। इस फौज का एक महत्वपूर्ण भाग था यूरोपीय ढंग से संगठित पैदल और तोपखाने की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व इब्राहिम खां गाजी कर रहा था। मराठों ने अब उत्तरी शक्तियों में सहायक ढूंढने की कोशिश की, मगर उनके पहले के व्यवहार और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने उन सब शक्तियों को नाराज कर दिया था। उन्होंने राजपुताना के राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था और उन पर भारी जुर्माने तथा नजराने लगाए थे। उन्होंने अवध पर बड़े क्षेत्रीय और मौद्रिक दावे किए थे। पंजाब में उनकी कार्रवाइयों ने सिख प्रधानों को नाराज कर दिया था। जिन जाट सरदारों पर भारी जुर्माना लगाए गए थे, वे उन पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्हें अपने दुश्मनों से इमाद उल मुल्क के कमजोर समर्थन के अलावा अकेले लड़ना पड़ा। यही नहीं, बड़े मराठा सेनापति लगातार आपस में झगड़ते रहते थे। दोनों फौजों को पानीपत में 14 जनवरी 1761 को एक दूसरे से आमना सामना हुआ। मराठा फौज के पैर पूरी तरह उखड़ गए। पेशवा का बेटा विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ और अन्य अनगिनत मराठा सेनापति करीब 28,000 सैनिकों के साथ मारे गए। अफगान घुड़सवारों ने भागने वालों का पीछा किया। उन्हें पानीपत क्षेत्र के जाटों, अहीरों और गुर्जरों ने भी लूटा घसोटा। पेशवा, जो अपने चचेरे भाई की मदद के लिए उत्तर की ओर बढ़ रहा था, इस दुखद खबर को सुनकर हक्का बक्का हो गया। वह पहले से ही गंभीर रूप से बीमार था। उसका अंत समय जल्दी आ गया। वह जून 1761 में मर गया। पानीपत की हार मराठों के लिए बहुत बड़ा आघात थी। उन्हें अपनी फौज के बेहतरीन सैनिकों से हाथ धोना पड़ा और उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा। सबसे बढ़कर उनकी हार ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का मौका दिया। अफगानों को भी अपनी जीत से कोई फायदा नहीं हुआ। वे पंजाब को अपने अधिकार में नहीं रख सके। वस्तुतः पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा, बल्कि यह तय कर दिया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। इससे भारत में ब्रिटिश सत्ता के उदय का रास्ता साफ हो गया। 17 वर्षीय माधवराव 1761 में पेशवा बना। वह एक प्रतिभाशाली सैनिक और राजनेता था। 11 सालों की छोटी अवधि में ही उसने मराठा साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लौटा लिया। उसने निजाम को हराया, मैसूर के हैदर अली को नजराना देने के लिए मजबूर किया तथा रुहेला को हराकर राजपूत राज्यों और जाट सरदारों को अधीन लाकर उत्तर भारत पर अपने अधिकार का फिर से दावा किया। मराठा 1771 में बादशाह आलम को दिल्ली वापस ले आए। अब बादशाह उनका पेंशन भोगी बन गया। इस प्रकार लगा कि उत्तर भारत पर मराठों का प्रभुत्व फिर कायम हो गया है। किंतु मराठों को एक धक्का फिर लगा। माधवराव 1772 में क्षय रोग से मर गया। अब मराठा साम्राज्य अस्त व्यस्तता की स्थिति में पहुंच गया। पुणे में बालाजी बाजीराव के छोटे भाई रघुनाथ राव और माधवराव के छोटे भाई नारायण राव के बीच सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। नारायण राव 1773 में मारा गया। उसकी जगह पर मरणोपरांत जन्मा उसका पुत्र सवाई माधवराव आया। निराश होकर रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास चला गया और उनकी मदद से उसने सत्ता हथियाने की कोशिश की। फलस्वरूप पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। पेशवा की सत्ता अब कमजोर होने लगी। पुणे में सवाई माधवराव के समर्थकों और रघुनाथ राव के पक्षधरों के बीच लगातार षड्यंत्र चल रहे थे।
सवाई माधवराव के समर्थकों का नेता नाना फडणवीस था। इस बीच बड़े मराठा सरदार अपने लिए उत्तर में अर्धस्वतंत्र राज्य कायम करने में लगे थे। वे शायद ही कभी पेशवा के साथ सहयोग करते थे। उनमें सबसे प्रमुख थे बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और ग्वालियर के सिंधिया। उन्होंने मुगल प्रशासन के ढर्रों पर नियमित प्रशासन कायम किए थे और उनके पास अपनी अलग फौजें थी। पेशवा के प्रति उनकी निष्ठा अधिक से अधिक नाम के लिए होती गई। उन्होंने पुणे में विरोधी गुटों को साथ दिया और मराठा साम्राज्य के दुश्मनों के साथ मिलकर साजिशें की। उत्तर के मराठा शासकों में सबसे महत्वपूर्ण महादजी सिंधिया था। उसने फ्रांसीसी और पुर्तगाली अफसरों और बंदूकधारियों की सहायता से एक शक्तिशाली फौज खड़ी की तथा आगरा के पास शस्त्र निर्माण के कारखाने स्थापित किए और 1784 में बादशाह आलम को अपने वश में कर लिया। उसके कहने पर बादशाह ने पेशवा को अपना नायब गुनायब बनाया। शर्त यह थी कि महादी पेशवा की ओर से काम करेगा, मगर उसने अपनी शक्ति नाना फडणवीस के खिलाफ साजिशें करने में लगाई। वह इंदौर के होलकर का भी बड़ा कटु शत्रु था। वह 1794 में मर गया। नाना फडणवीस 1800 में मरा। वह और नाना फडणवीस उस महान सैनिकों और राजनेताओं की परंपरा की आखिरी कड़ी थी जिन्होंने मराठा शक्ति को 18वीं सदी में उसके उत्कर्ष पर पहुंचाया था। सवाई माधवराव 1795 में मर गया। उसकी जगह रघुनाथ राव के अत्यंत नालायक बेटे बाजीराव द्वितीय ने ली। तब तक अंग्रेजों ने भारत में अपने आधिपत्य के प्रति मराठों की चुनौती खत्म करने का फैसला कर लिया था। अंग्रेजों ने अपने चतुर कूटनीति के द्वारा आपस में लड़ने वाले मराठा सरदारों को विभाजित कर दिया और दूसरे और तीसरे मराठा युद्ध में उन्हें हरा दिया। अन्य मराठा राज्यों को बरकरार रहने दिया गया, मगर पेशवा वंश को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य को विभाजित करने और देश के बड़े हिस्सों में अपना साम्राज्य स्थापित करने का मराठों का सपना साकार नहीं हो सका। इसका मूल कारण यह था कि मराठा साम्राज्य उसी पतनोन्मुख समाज व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था जिसका मुगल साम्राज्य प्रतिनिधि था। दोनों एक ही प्रकार की अंतर्भूत कमजोरियों के शिकार थे। मराठा सरदार बहुत कुछ बाद की मुगल सामंतों की तरह थे और संजामी व्यवस्था जागीर की मुगल प्रणाली की समान थी। जब तक एक केंद्रीय सत्ता और एक सामूहिक शत्रु मुगलों के विरुद्ध पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता थी, तब तक वे किसी न किसी तरह एक साथ सूत्रबद्ध रहे। किंतु कोई भी अवसर मिलते ही उन्होंने अपनी स्वायत्तता का दावा करने की कोशिश की। चाहे और जो भी हो, वे मुगल सामंतों की अपेक्षा कम अनुशासित थे। मराठा सरदारों ने एक नई अर्थव्यवस्था विकसित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में असफल रहे। उन्होंने व्यापार और उद्योग में कोई दिलचस्पी नहीं ली। उनकी राजस्व प्रणाली और प्रशासन मुगलों जैसे थे। मुगलों की तरह ही मराठा शासक भी लाचार किसानों से राजस्व वसूल करने में ही मुख्य रूप से दिलचस्पी रखते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने भी आधा कृषि उत्पादन कर के रूप में लिया। मुगलों के विपरीत वे महाराष्ट्र से बाहर की जनता को सही प्रशासन देने में भी विफल रहे। मुगलों की तुलना में वे भारतीय जनता में निष्ठा की भावना को कोई बहुत अधिक नहीं जगा सके। उनका अधिकार क्षेत्र भी केवल बल पर आधारित था। उदयमान ब्रिटिश सत्ता का मुकाबला मराठा केवल अपने राज को एक आधुनिक राज्य में रूपांतरित करके ही कर सकते थे। वे ऐसा करने में असफल रहे। जनता की सामाजिक आर्थिक अव्यवस्था। 18वीं सदी का भारत पर्याप्त गति से आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक प्रगति नहीं कर सका। राज्य की बढ़ती हुई राजस्व की मांगे, अफसरों के अत्याचार, सामंतों, लगान के ठेकेदारों और जमींदारों की धन लिप्सा और लूट खसोट, प्रतिद्वंदी सेनाओं के आक्रमण और प्रत्याक्रमण तथा देश में फिरने वाले अनगिनत दुस्साहसिकों की लूट
लूटपाट से जनजीवन बिल्कुल दयनीय हो गया। दिनों का भारत विषमताओं का भी देश हो गया था। अत्यंत दरिद्रता, अत्यंत संपदा साथ साथ पाई जाती थी। एक तरफ भोग विलास में डूबे धनी और शक्तिशाली सामंत थे, तो दूसरी ओर पिछड़े, उत्पीड़ित और दरिद्र किसान थे, जो किसी तरह अपना जीवन निर्वाह कर पाते थे और उन्हें सब प्रकार के अत्याचारों और अन्यायों को सहना पड़ता था। इतना होने पर भी भारतीय जनता का जीवन मिला जुलाकर उतना खराब नहीं था जितना 19वीं सदी के अंत में 100 वर्षों से अधिक के ब्रिटिश शासन के बाद हुआ। 18वीं सदी के दौरान भारतीय कृषि तकनीकी रूप से पिछड़ी हुई और जर्जर थी। सदियों से उत्पादन की तकनीक ज्यों की त्यों थी। किसान तकनीकी पिछड़ेपन से उत्पादन में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करता था। वस्तुतः उसने उत्पादन के क्षेत्र में करिश्मे दिखाए। उसे आमतौर से जमीन की कमी का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुर्भाग्यवश उसे अपने परिश्रम के फल नहीं मिल पाते थे। यद्यपि उसके उत्पादन पर ही से समाज निर्भर था, तथापि उसका अपना पारितोषिक अत्यंत अपर्याप्त था। राज जमींदारों, जागीरदारों और लगान के ठेकेदारों ने उससे अधिकतम रकम उगाने की कोशिश की। यह बात जिस हद तक मुगल राज के लिए सही थी, उतनी ही हद तक मराठा या सिख सरदारों या मुगल राज्यों के अन्य उत्तराधिकारियों के लिए भी सच थी। यद्यपि भारतीय गांव बहुत हद तक स्वावलंबी था और बाहर से थोड़ा सा ही आयात करते थे तथा संचार के साधन पिछड़े हुए थे, इसके बावजूद देश के अंदर और एशिया और यूरोप के देशों के साथ मुगलों के शासन काल में बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। भारत और फारस की खाड़ी के इलाके से मोती, कच्चा रेशम, ऊन, खजूर, मेवे और गुलाब जल, अरब से कहवा, सोना, दवाएं और शहद, चीन से चाय, चीनी मिट्टी और रेशम, तिब्बत से सोना, कस्तूरी और ऊनी कपड़ा, सिंगापुर से टीन, इंडोनेशिया द्वीपों से मसाले, इत्र, शराब और चीनी, अफ्रीका से हाथी दांत और दवाई और यूरोप से ऊनी कपड़ा, तांबा, लोहा और सीसी जैसी वस्तुएं और कागज का आयात करता था। भारत के निर्यात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी सूती वस्त्र। भारतीय सूती कपड़े अपनी उत्कृष्टता के लिए सारी दुनिया में मशहूर थे और उनकी हर जगह मांग थी। भारत कच्चा रेशम और रेशमी कपड़े, लोहे के सामान, नीला सोना, अफीम, चावल, गेहूं, चीनी, काली मिर्च और अन्य मसाले, रत्न और सदियां भी निर्यात करता था। चूंकि भारत हस्तशिल्प और कृषि के उत्पादनों में कुल मिलाकर स्वावलंबी था, इसलिए वह बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं का आयात नहीं करता था। दूसरी ओर उसके औद्योगिक और कृषि उत्पादनों के लिए विदेशों में नियमित बाजार था, फलस्वरूप उनका निर्यात उसके आयात से अधिक होता था। विदेश व्यापार को चांदी और सोने के आयात द्वारा संतुलित किया जाता था। असल में भारत बहुमूल्य धातुओं के कुंड के नाम से जाना जाता था। 18वीं सदी में गैर उपनिवेशवादी दौर में भारत में आंतरिक और विदेशी व्यापार की स्थिति के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। इस विषय पर मुख्य दृष्टिकोण इस प्रकार है। 18वीं सदी के दौरान लगातार लड़ाई और अनेक इलाकों में कानून और व्यवस्था भंग हो जाने के कारण देश के आंतरिक व्यापार को हानि पहुंची। अनेक व्यापारिक केंद्रों को सत्ता के दावेदारों और विदेशी आक्रमणकारियों ने लूट लिया। अनेक व्यापारी मार्ग डाकुओं के संगठित दलों से भरे हुए थे। व्यापारी और उनके काफिले लगातार लूटे जाते रहे, यहाँ तक कि दो शाही शहरों दिल्ली और आगरा के बीच की सड़क भी लुटेरों से सुरक्षित नहीं थी। यही नहीं, स्वायत्त प्रांतीय सरकारों और असंख्य स्थानीय सरदारों के उदय के साथ सीमा शुल्क की चौकियां भी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ गई। हर छोटे बड़े शासक ने अपने इलाकों में आने वाली या उनसे गुजरने वाली वस्तुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाकर अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश की। इन सब कारणों का लंबा दूरी वाले व्यापार पर नुकसानदेह असर पड़ा। सामंत ही विलास की वस्तुओं के सबसे बड़े उपभोक्ता थे। विलास की वस्तुओं का व्यापार होता था। सामंतों के गरीब होने से आंतरिक व्यापार को भी धक्का लगा।
दूसरे इतिहासकारों का मानना है कि राजनीतिक परिवर्तनों तथा आंतरिक व्यापार संबंधी झगड़ों को पराया बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। विदेशी व्यापार पर भी इसका असर जटिल और अलग अलग तरह का था। जहां समुद्री व्यापार का विस्तार हुआ, वहीं फारस और अफगानिस्तान के रास्ते होने वाला व्यापार अस्त व्यस्त हो गया। जिन राजनीतिक कारकों ने व्यापार को धक्का पहुंचाया, उन्होंने शहरी उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव डाला। अनेक समृद्ध शहरों, उन्नत उद्योग के केंद्रों को लूट लिया गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया। दिल्ली को नादिर शाह ने लूटा और लाहौर, दिल्ली और मथुरा को अहमद शाह अब्दाली ने, आगरा को जाटों ने, सूरत और गुजरात के अन्य शहरों तथा दक्कन के मराठों ने और सिंध के सिखों ने लूटा। यह सिलसिला चलता रहा। इसी प्रकार कहीं कहीं सामंत वर्ग और दरबार की जरूरतों को पूरा करने वाले दस्तकारों को अपने संरक्षकों की धन दौलत में कमी आने का कारण क्षति पहुंची। इससे आगरा और दिल्ली जैसे नगरों का पतन हुआ। आंतरिक और विदेशी व्यापार में गिरावट ने भी उन्हें देश के कुछ हिस्सों में धक्का पहुंचाया। इसके बावजूद देश के अन्य भागों में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने क्रियाकलापों के कारण यूरोप के साथ व्यापार बढ़ने के फलस्वरूप कुछ उद्योगों ने उन्नति की। बहरहाल नए दरबारों, नए सरदारों के आविर्भाव के कारण फैजाबाद, लखनऊ, वाराणसी और पटना जैसे नगरों का उदय हुआ। इससे दस्तकारी की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। फिर भी भारत व्यापक विनिर्माण का देश बना रहा। उस समय भी अपनी दक्षता के कारण भारतीय दस्तकार सारे विश्व में प्रसिद्ध थे। तब भी भारत सूती और रेशमी कपड़े, चीनी, जूट, रंग सामग्रियों, खनिज तथा हथियारों, धातु के बर्तन जैसे धातु के उत्पादनों और सोडा और तेलों का बड़े पैमाने पर उत्पादक था। कपड़ा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र थे। बंगाल में ढाका और मुर्शिदाबाद, बिहार में पटना, गुजरात में सूरत, अहमदाबाद में भरूच, मध्य प्रदेश में चंदेरी, महाराष्ट्र में बुरहानपुर, उत्तर प्रदेश में जौनपुर, बनारस, लखनऊ और आगरा, पंजाब में मुल्तान और लाहौर, आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम, औरंगाबाद, चिल्काकोल और विशाखापट्टनम, कर्नाटक में बेंगलोर तथा तमिलनाडु में कोयम्बटूर और मदुरई। कश्मीर ऊनी वस्त्रों का केंद्र था। महाराष्ट्र, आंध्र और बंगाल में जहाज निर्माण उद्योग विकसित हुआ था। इस संबंध में भारतीयों की महान दक्षता के बारे में एक अंग्रेज पर्यवेक्षक ने लिखा, जहाज निर्माण में उन्होंने अंग्रेजों से जितना सीखा, उससे अधिक उन्हें पढ़ाया। यूरोपीय कंपनियों ने अपने इस्तेमाल के लिए भारत में बनी कई जहाज खरीदी। असल में 18वीं सदी के प्रारंभ में भारत विश्व व्यापार और उद्योग के प्रमुख केंद्रों में था। रूस के पीटर महान ने कहा था, याद रखो कि भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य, और जो उस पर पूरा अधिकार कर सकेगा वही यूरोप का अधिनायक होगा। एक बार फिर इस मुद्दे पर इतिहासकार एक मत नहीं है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण और छोटी छोटी स्वायत्त राज्यों के उठ खड़े होने से पूरे देश में आर्थिक स्थिति में गिरावट आई। यह भारत के कुछ हिस्सों में व्यापार, कृषि तथा दस्तकारी का उत्पादन फलता फूलता रहा और दूसरे हिस्से में यह अस्त व्यस्त हो गया तथा आमतौर पर इसमें गिरावट आई। लेकिन कुल मिलाकर विचार किया जाए तो कोई बहुत अधिक हानि नहीं हुई। मगर सवाल यह नहीं है कि कहीं थोड़ी प्रगति हुई, कहीं थोड़ी अवनति, बल्कि प्रश्न मूलभूत आर्थिक ठहराव का है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की गुंजाइश थी तथा आर्थिक जीवन में एक प्रकार की निरंतरता थी, परंतु 18वीं सदी के दौरान 17वीं सदी के मुकाबले आर्थिक गतिविधियों में कोई बहुत अधिक सुगबुगाहट अथवा उल्लास नजर नहीं आता है। इसके विपरीत निश्चित रूप से ह्रास की प्रवृत्ति दिखाई देती है। साथ ही यह भी सच है कि दस्तकारी और कृषि उत्पादन के क्षेत्र में 18वीं सदी के भारतीय राज्यों में कम आर्थिक विपन्नता थी, जबकि 18वीं और 19वीं सदी में भारत के ब्रिटिश उपनिवेश की हालत ज्यादा खराब थी। शिक्षा। 18वीं सदी के भारत में शिक्षा की पूरी तरह उपेक्षा नहीं की गई, मगर कुल मिलाकर वह त्रुटिपूर्ण थी। वह परंपरागत थी और पश्चिमी दुनिया में हर द्रुत परिवर्तनों से उसका कोई संपर्क नहीं था। वह जो ज्ञान देती थी वह साहित्य, कानून, धर्म, दर्शन शास्त्र और तर्कशास्त्र तक ही सीमित था। उसने भौतिक और प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और भूगोल के अध्ययन पर कोई ध्यान नहीं दिया।
उसने समाज के तथ्यगत और विवेकपूर्ण अध्ययन से कोई वास्ता नहीं रखा। सभी क्षेत्रों में मौलिक चिंतन को नापसंद किया और प्राचीन विद्या पर ही भरोसा किया गया। उस शिक्षा के केंद्र सारे देश में फैले हुए थे और आमतौर से उनको चलाने के लिए धन नवाब, राजा और धनी जमींदार देते थे। हिंदुओं में उस शिक्षा संस्कृत के माध्यम से दी जाती थी और मुख्यतः ब्राह्मणों तक सीमित थी। तत्कालीन राजकीय भाषा होने के कारण फारसी शिक्षा हिंदुओं और मुसलमानों की समान रूप से लोकप्रिय थी। प्राथमिक शिक्षा काफी व्यापक थी। हिंदुओं में प्राथमिक शिक्षा शहर और गांव में पाठशालाओं के जरिए दी जाती थी। मुसलमानों में यह काम मस्जिदों में स्थित मकतबों में मौलवी करते थे। युवा छात्रों को पढ़ने, लिखने और अंकगणित की शिक्षा दी जाती थी। यद्यपि प्राथमिक शिक्षा मुख्यतः ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य जैसी उच्च जातियों तक ही सीमित थी, तथापि छोटी जातियों के भी कई लोग बहुधा से उसे प्राप्त कर लेते थे। दिलचस्प बात यह है कि उस समय औसत साक्षरता ब्रिटिश शासन काल की अपेक्षा कम नहीं थी। इतना ही नहीं, 1813 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी लिखा था कि आमतौर पर यूरोप के किसी भी देश के लोगों के मुकाबले भारत के लोग पढ़ने, लिखने और अंकगणित में अधिक प्रतिभाशाली थे। यद्यपि प्राथमिक शिक्षा का स्तर आधुनिक मापदंडों से अपर्याप्त था, तथापि वह उन दिनों के सीमित उद्देश्यों की दृष्टि से पर्याप्त था। तब शिक्षा का एक अत्यंत आनंददायक पहलू यह था कि समाज में शिक्षकों की काफी प्रतिष्ठा थी। एक खराब बात यह थी कि लड़कियों को बेड़ले ही शिक्षा मिलती थी। यद्यपि उनकी कुछ औरतें पढ़ी लिखी थी, जिसे एक अपवाद ही कहा जा सकता है। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन। 18वीं सदी में सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक की विशेषता जड़ता और भूतकाल पर निर्भरता थी। शताब्दियों के दौरान विकसित थोड़ी बहुत संस्कृति एकता के अलावा सारे देश में सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचे समरूप नहीं थे। हिंदू और मुसलमान दो भिन्न समाजों में बटे हुए थे। लोग धर्म, क्षेत्र, कबीलों, भाषा और जाति के आधार पर विभाजित थे। इतना ही नहीं, उच्च वर्गों जो कुल जनसंख्या के अनुपात में बहुत ही कम संख्या में थे, की सामाजिक जिंदगी और संस्कृति अनेक दृष्टियों से निम्न जातियों की जिंदगी और संस्कृति से भिन्न थी। जाति हिंदुओं की सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषता थी। हिंदू 4 वर्णों के अतिरिक्त अनगिनत जातियों में बटे हुए थे। जातियों का स्वरूप अलग अलग जगहों में अलग अलग था। जाति प्रथा ने लोगों का कठोर विभाजन कर रखा था और सामाजिक क्रम में उनके स्थान अस्थायी रूप से निश्चित कर दिए गए थे। ब्राह्मणों के नेतृत्व में उच्च जातियों ने हर तरह की सामाजिक प्रतिष्ठा और विशेषाधिकारियों पर अपना एकाधिकार कायम कर रखा था। जाति नियम अत्यंत कठोर थे। अंतर जातीय विवाहों की मनाही थी। विभिन्न जातियों के लोगों के साथ खाना खाने पर प्रतिबंध थे। कतिपय स्थितियों में उच्च जाति के लोग छोटी जातियों के लोगों का चूहा खाना नहीं खाते थे। बहुधा जातियां ही पेशे को निर्धारित करती थी। यद्यपि काफी बड़े पैमाने पर अपवाद भी घटित होते थे। मसलन ब्राह्मण व्यापार में भी संलग्न थे तथा सरकारी सेवाओं में भी थे। कुछ के पास जमींदारी भी थी। इस तरह बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग काफी सफल और आर्थिक रूप से संपन्न थे तथा धन का उपयोग वे उच्च जातियों के लिए निर्धारित कर्मकांड में तथा सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए किया करते थे। इसी तरह देश के कई हिस्सों में जातिगत हैसियत काफी अस्थिर बन गई थी। जाति परिषदें, पंचायतें और जाति के प्रधान जुर्मानों, प्रायश्चित और जाति निष्कासन के द्वारा जाति के नियमों को सख्ती से लागू करते थे। 18वीं सदी के भारत में जाति एक बड़ी विभाजक शक्ति और विघटन का एक बड़ा तत्व थे। उसने बहुधा एक ही गांव या इलाके में रहने वाले हिंदुओं को अनेक अत्यंत छोटे समूहों में बांट रखा था। बेशक उच्च ओहदे या सत्ता प्राप्त कर किसी भी व्यक्ति के लिए ऊंचा सामाजिक दर्जा हासिल करना संभव था। उदाहरण के लिए 18वीं सदी में होलकर परिवार ने ऐसा ही किया। ऐसा बहुत अधिक तो नहीं होता था, लेकिन कभी कभी कोई पूरी की पूरी जाति
अपने को जाति क्रम में ऊंचा उठाने में सफल हो जाती थी। मुसलमान भी जाति, नस्ल, कबीले और दर्जे की दृष्टि से कम विभाजित नहीं थे। हालांकि उनके धर्म ने सामाजिक समानता का निर्देश दिया था। धार्मिक मतभेदों के कारण शिया और सुन्नी सामंत यदा-कदा झगड़ते थे। ईरानी, अफगानी, तुरानी और हिंदुस्तानी मुसलमान सामंत और अधिकारी बौद्धा एक दूसरे से अलग रहते थे। इस्लाम स्वीकार करने वाले अनेक हिंदू अपनी जाति को नए धर्म में भी ले आए। वे अपनी विशिष्टता को व्यवहार में रखते थे, यद्यपि वे ऐसा पहले की अपेक्षा कम सख्ती से करते थे। इसके अलावा शरीक मुसलमान, जिनमें सामंत, विद्वान, मुल्ले और फौजी अफसर शामिल थे, अल्फाज मुसलमानों या निम्न वर्ग के मुसलमानों को उसी तरह से नीची निगाह से देखते थे जैसे उच्च जाति के हिंदू नीची जाति के हिंदुओं को देखते हैं। 18वीं सदी के भारत में परिवार की व्यवस्था पितृसत्तात्मक थी, यानी परिवार में वरिष्ठ पुरुष सदस्य का बोलबाला होता था और संपत्ति में दाई भाग सिर्फ पुरुषों को ही मिलता था। परंतु केरल में परिवार मातृ प्रधान था। केरल के 12 औरतों पर पुरुषों का लगभग पूरा नियंत्रण होता था। उनसे आशा की जाती थी कि वे माताओं और पत्नियों की ही भूमिका निभाएं। इन रूपों में उनको काफी आदर सम्मान दिया जाता था। यहाँ तक कि युद्ध और अराजकता के समय भी औरतों को बिरले तंग किया जाता था। उनके साथ आदर पूर्वक व्यवहार किया जाता था। 19वीं सदी के आरंभ में एक यूरोपीय पर्यटक FJ दुबाचे ने टिप्पणी की, एक हिंदू औरत कहीं भी, यहाँ तक कि अत्यंत भीड़-भाड़ वाली जगहों में भी अकेले जा सकती है और उसे अकर्म आवारा लोगों की ठीठ निगाहें और दिलगियों का डर नहीं होता। ऐसा मकान जिसमें केवल औरतें रहती है एक ऐसा पवित्र स्थान है जिसकी मर्यादा भंग करने का ख्याल कोई अत्यंत निर्लज लंपट स्वप्न में भी नहीं ला सकता। मगर तत्कालीन औरतों का अपना कोई अलग व्यक्तित्व नहीं था। इसका यह मतलब नहीं है कि इसके अपवाद नहीं हुए। अहिल्या बाई ने इंदौर पर 1766 से 1796 तक बड़ी सफलता के साथ शासन किया। 18वीं सदी की राजनीति में कई अन्य हिंदू और मुसलमान महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की। उच्च वर्गों की महिलाओं को घर से बाहर काम नहीं करना होता था, मगर कृषक औरतें आमतौर से खेतों में काम करती थी और गरीब वर्गों की औरतें परिवार की आमदनी को पूरा करने के लिए बहुधा अपने घरों से बाहर जाकर काम करती थी। पर्दा अधिकतर उत्तर भारत के उच्च वर्गों में ही प्रचलित थी। दक्षिण भारत में उसका प्रचलन नहीं था। लड़के लड़कियों को एक दूसरे के साथ मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। सभी शादियां परिवार के प्रधान तय करते थे। पुरुषों को एक से अधिक पत्नियां रखने की इजाजत थी, मगर समृद्ध लोगों को छोड़कर पुरुष सामान्यतः एक पत्नी ही रखते थे। दूसरी ओर एक औरत से आशा रखी जाती थी कि वह अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही शादी करेगी। बाल विवाह प्रथा सारे देश में प्रचलित थी। कभी कभी बच्चों की शादी केवल 3 या 4 वर्ष की उम्र में कर दी जाती थी। उच्च वर्गों में शादियों पर भारी भरकम खर्च करने और दुल्हन को दहेज देने की कुप्रथा प्रचलित थी। दहेज की कुप्रथा खासकर बंगाल और राजपूताना में व्यापक रूप से प्रचलित थी। महाराष्ट्र में उसे कुछ हद तक पेशवा ने प्रतिभाशाली ढंग से दबा दिया था। जाति प्रथा के अतिरिक्त 18वीं सदी के भारत को 2 बड़ी सामाजिक कुरीतियां थी, सती प्रथा तथा विधवाओं की खराब अवस्था। सती प्रथा के अंतर्गत एक विधवा अपने मृत पति के शव के साथ जल मरती थी। यह कुप्रथा अधिकतर राजपूताना, बंगाल और उत्तरी भारत के अन्य हिस्सों में प्रचलित थी। सती प्रथा दक्षिण भारत में प्रचलित नहीं थी। मराठों ने उसे बढ़ावा नहीं दिया। राजपूताना और बंगाल में भी सती प्रथा का प्रचलन केवल राजाओं, सरदारों, बड़े जमींदारों और उच्च वर्गों में प्रचलित थी।
उन जातियों की विधवाएं फिर से शादी नहीं कर सकती थी। यद्यपि कुछ क्षेत्रों और कुछ जातियों, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के गैर ब्राह्मणों, जाट और उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में विधवा पुनर्विवाह काफी प्रचलित था। हिंदू विधवा की अवस्था आमतौर पर दयनीय होती थी। उसके कपड़े, भोजन, आने जाने आदि सब प्रकार पर प्रतिबंध होते थे। आमतौर से आशा की जाती थी कि वह शारीरिक सुखों को त्याग देगी और अपने पति या भाई के परिवार के सदस्यों की निस्वार्थ सेवा करेगी। वह अपने ससुराल या मायके में ही रह सकती थी। भारतीय विधवाओं के कठिन और कठोर जीवन को देखकर संवेदनशील बौद्धा द्रवित हो जाते थे। आमेर के राजा सवाई जयसिंह और मराठा सेनापति परशुराम भाऊ ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने की कोशिश की, मगर वे असफल रहे। 18वीं सदी के दौरान सांस्कृतिक दृष्टि से भारत में दुर्बलता के लक्षण दिखाई पड़े। बेशक पिछली सदियों से सांस्कृतिक निरंतरता कायम रखी गई, मगर साथ ही भारतीय संस्कृति पूरी तरह परंपरावादी बनी रही। तत्कालीन सांस्कृतिक क्रियाकलापों का खर्च अधिकतर शाही दरबार, शासक और सामंत तथा सरदार वहन करते थे, मगर उनकी आर्थिक हालात खराब होने के साथ सांस्कृतिक कार्यों की धीरे धीरे अवहेलना होने लगी। उन सांस्कृतिक शाखाओं में तेजी से गिरावट आई जो राजाओं, राजकुमारों और सामंतों के संरक्षण पर निर्भर थी। यह बात सबसे अधिक मुगल वास्तुकला और चित्रकारी के लिए सही थी। मुगल शैली के अनेक चित्रकार प्रांतीय दरबारों में चले गए और हैदराबाद, लखनऊ, कश्मीर और पटना में चमके। साथ ही चित्रकारी की नई शैलियों का जन्म हुआ और उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की। कांगड़ा और राजपूत शैलियों के चित्रों ने नई तेजस्विता और रुचि प्रदर्शित की। वास्तुकला के क्षेत्र में लखनऊ का इमामबाड़ा तकनीक की निपुणता, नगर वास्तुकलात्मक रुचि में अपकर्षण को प्रदर्शित करता है। दूसरी ओर जयपुर शहर और उसकी इमारतें ओजस्विता की निरंतरता के उदाहरण हैं। 8वीं सदी में संगीत विकसित होता और फलता फूलता रहा। इस क्षेत्र में मोहम्मद शाह के शासन काल में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। लगभग सभी भाषाओं में कविता का जीवन से संबंध टूट गया और वह अलंकारिक, कृत्रिम, यंत्रवत और परंपरागत हो गई। उसकी निराशावादिता ने हताशा और दोषान्वेषण की व्याप्त भावना को प्रदर्शित किया, जबकि उसकी विषय वस्तु ने उसके संरक्षकों, सामंती अमीरों और राजाओं के आध्यात्मिक जीवन में गिरावट को व्यक्त किया। 18वीं सदी के साहित्यिक जीवन का एक उल्लेखनीय पहलू था उर्दू भाषा का प्रसार और उर्दू कविता का जोरदार विकास। उर्दू धीरे धीरे उत्तर भारत के उच्च वर्गों के परस्पर सामाजिक संपर्क का माध्यम बन गई। यद्यपि उर्दू कविता की भी वही कमजोरियां थी जो अन्य भारतीय भाषाओं की समसामयिक साहित्य की थी, पर उसने मीर सौदार नजीर और 19वीं सदी की महान प्रतिभा मिर्जा गालिब जैसे प्रखर कवियों को पैदा किया। इसी प्रकार मलयालम साहित्य में भी पुनर्जीवन देखा गया। यह विशेषकर त्रावणकोर शासकों मार्तंड वर्मा और राम वर्मा के संरक्षण में हुआ। केरल का एक महान कवि कुंचन नाबियार इसी समय हुआ, जिसने आम बोलचाल की भाषा में जनप्रिय कविता लिखी। 18वीं सदी के केरल में कथाकली साहित्य, नाटक और नृत्य का भी पूर्ण विकास हुआ। अनोखी वस्तुकला और भित्ति चित्रों वाला पद्मानभज राजप्रसाद भी 18वीं सदी में बनाया गया। तायू मानवर तमिल में चित्रकाव का एक उत्कृष्ट प्रवर्तक था। अन्य चित्र कवियों की तरह उसने मंदिर शासन तथा जाति प्रथा की कुरीतियों का विरोध किया। असम में साहित्य अहम राजाओं के संरक्षण में विकसित हुआ। गुजरात की एक महान गीतकार दयाराम ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान अपनी रचनाएं लिखी। पंजाबी के मशहूर प्रेम महाकाव्य हीर रांझा की रचना वारिस शाह ने इसी काल में की। सिंधी साहित्य के लिए 18वीं शताब्दी की विशाल उपलब्धियों की अवधि थी।
इसी दौरान शाह अब्दुल लतीफ ने अपना प्रसिद्ध कविता संग्रह रिसालो रचा। सचल और सामी शताब्दी की अन्य महान सिंधी कवि थे। भारतीय संस्कृति की मुख्य कमजोरी विज्ञान के क्षेत्र में थी। सारी 18वीं शताब्दी के दौरान भारत पश्चिम देशों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में काफी पिछड़ा रहा। पिछले 200 वर्षों से पश्चिम यूरोप में एक वैज्ञानिक और आर्थिक क्रांति चल रही थी, जिससे आविष्कारों और अनुसंधान की बाढ़ सी आ गई थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण धीरे धीरे पश्चात मस्तिष्क पर हावी होता जा रहा था और यूरोपीय दार्शनिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण तथा यूरोपीय संस्थानों में क्रांति लाता जा रहा था। दूसरी तरफ भारतीय, जिन्होंने पुराने जमाने में गणित और प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, कई शताब्दियों से विज्ञान की उपेक्षा करते आ रहे थे। भारतीय मस्तिष्क अभी परंपरा से बंधा था। सामंत और आम जनता दोनों काफी अंधविश्वासी थे। भारतीय करीब करीब पूरी तरह पश्चिम में प्राप्त वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक उपलब्धियों से अनभिज्ञ थे। यूरोप की चुनौती का जवाब देने में वे असफल रहे। 18वीं शताब्दी के भारतीय शासकों ने लड़ाई के हथियारों और सैनिक प्रशिक्षण की तकनीकों को छोड़कर किसी भी पश्चिम चीज में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई। टीपू सुल्तान को छोड़कर वे सभी मुगलों और 16वीं शताब्दी के दूसरे शासकों से विरासत में प्राप्त विचारधारात्मक उपकरणों से संतुष्ट थे। इसमें कोई शक नहीं कि थोड़ी बहुत वैदिक हलचल भी थी, क्योंकि किसी भी जमाने में सारी जनता और उसकी संस्कृति पूरी तरह स्थिर और जड़ नहीं रहती। प्रौद्योगिकी में थोड़ा बहुत परिवर्तन और विकास तो हो रहा था, लेकिन इसकी गति बहुत मंद और क्षेत्र काफी सीमित थे। इसलिए पश्चिमी यूरोप में होने वाले विकास की तुलना में कुल मिलाकर ये नगण्य थे। विज्ञान के क्षेत्र में यह कमजोरी उस समय के अत्यंत विकसित देश द्वारा भारत को पूरी तरह गुलाम बनाए जाने के लिए बहुत दूर तक जिम्मेदार थी। सत्ता और संपदा के लिए संघर्ष, आर्थिक पतन, सामाजिक पिछड़ापन और सांस्कृतिक जड़ता ने भारतीय जनता के एक बड़े भाग के चरित्र बल पर गहरा और नुकसानदेह असर डाला। खासकर सामंत अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में बहुत पतित हो गए। निष्ठा, कृतज्ञता और वचनबद्धता के सद्गुण स्वार्थपरता की प्रमुखता होने के कारण खत्म हो गए। अनेक सामंत अमानवोचित दुर्गुणों और आध्यात्मिक विलास के शिकार हो गए। उनमें से अनेक ने अपने ओहदे का फायदा उठाकर घूस ली। आश्चर्य की बात है कि आम जनता बहुत हद तक भ्रष्ट नहीं हुई थी। जनता में ऊंचे दर्जे की व्यक्तिगत ईमानदारी और नैतिकता थी। उदाहरण के लिए विख्यात ब्रिटिश अधिकारी जॉन मैककॉम ने 1821 में टिप्पणी की थी, मैं किसी अन्य महान जनसंख्या का उदाहरण नहीं जानता जिसने समान परिस्थितियों में उथल पुथल और निरंकुश शासक के इस तरह के काल में इतने सद्गुणों और खूबियों को संजोए रखा हो जो यहाँ के अधिकांश देशवासियों में पाई जाती है। खासकर उसने चोरी, मदासक्ति और हिंसा जैसे आम दुर्गुणों के अभाव की प्रशंसा की। इसी प्रकार कॉर्नफर्ड नामक एक अन्य यूरोपीय लेखकों ने लिखा, नैतिकता के उनके नियम उदार हैं। सत्कार और परोपकार उनमें न केवल जोरदार रूप से भरा पड़ा है, बल्कि मेरा विश्वास है कि उन्हें कहीं भी उतने व्यापक रूप से व्यवहार में नहीं देखा जाता जितना हिंदुओं में। हिंदुओं और मुसलमानों में मित्रतापूर्ण संबंध 18वीं सदी के जीवन की एक बड़ी विशेषता थी। यद्यपि तत्कालीन सामंत और सरदार आपस में अनवरत लड़ते रहे, उनकी लड़ाइयां और उनके गठजोड़ विरले ही धर्म के भेदभाव पर आधारित थे। दूसरे शब्दों में उनकी राजनीति मूलतः धर्मनिरपेक्ष थी। असल में देश के अंदर शायद ही सांप्रदायिक कटुता या धार्मिक असहिष्णुता थी। छोटे बड़े सभी लोग एक दूसरे के धर्म की इज्जत करते थे और देश में सहिष्णुता यहाँ तक कि मेल जोल की भावना व्याप्त थी। हिंदुओं और मुसलमानों के पारस्परिक संबंध भाईचारे के थे। यह कथन विशेषकर गांवों और शहरों की आम जनता के लिए सही था।
जो धर्म के भेदभाव का ख्याल किए बिना एक दूसरे के सुख दुख में पूरी तरह हिस्सा लेती थी। हिंदू और मुसलमान गैर धार्मिक क्षेत्रों जैसे सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक कार्यों में परस्पर सहयोग करते थे। एक मिश्रित हिंदू मुस्लिम संस्कृति या समान तौर तरीकों तथा दृष्टिकोण का विकास बेरोक टोक जारी रहा। हिंदू लेखकों ने बहुधा फारसी में लिखा और मुसलमान लेखकों ने हिंदी, बांग्ला और अन्य देसी भाषाओं में लिखा। मुसलमान लेखकों की विषय वस्तु बहुधा हिंदू सामाजिक जीवन और धर्म जैसे राधा कृष्ण, सीता राम और नल दमयंती होती थी। उर्दू भाषा और साहित्य के विकास ने हिंदू और मुसलमानों के संपर्क का नया क्षेत्र प्रस्तुत किया। धार्मिक क्षेत्र में भी हिंदुओं के बीच भक्ति आंदोलन तथा मुसलमानों में सूफी मत के प्रसार के फलस्वरूप पिछली कुछ शताब्दियों से जो पारस्परिक प्रभाव और सम्मान की भावना विकसित हो रही थी वह बढ़ती रही। बड़ी संख्या में हिंदू मुसलमान सिद्धों की पूजा करते थे और अनेक मुसलमान भी हिंदू देवताओं और संतों के प्रति सम्मान श्रद्धा रखते थे। मुसलमान शासक, सामंत और जनसाधारण ने खुशी से हिंदू त्योहारों जैसे होली, दिवाली और दुर्गा पूजा में भाग लिया। इसी तरह हिंदुओं ने मुहर्रम के जुलूसों में हिस्सा लिया। हिंदू अधिकारी तथा दूसरे मुस्लिम त्योहारों में आगे रहते थे। अजमेर में शेख मोहद्दीन चिश्ती के पवित्र स्थान की वित्तीय मदद मराठा लोग भी किया करते थे। नागौर के शेख साहुल हामिद के पवित्र स्थान की मदद तंजौर के राजा किया करते थे। हम पहले देख चुके हैं कि टीपू सिंगेरी के मंदिर तथा अन्य मंदिरों को भी आर्थिक मदद दिया करते थे। यह उल्लेखनीय बात है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध के सबसे महान भारतीय राजा राजमोहन राय हिंदू और इस्लामी दार्शनिक तथा धार्मिक सिद्धांतों से समान रूप से प्रभावित थे। इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि धार्मिक संबद्धता सांस्कृतिक और उस सामाजिक जीवन में अलगाव का मुख्य मुद्दा नहीं था। हिंदू और मुस्लिम उच्च वर्गों के जीवन के तौर तरीके जितने समान थे उतने हिंदू उच्च वर्ग और निम्न तथा मुस्लिम उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग के नहीं थे। इसी तरह क्षेत्र या इलाके अलगाव के मुद्दे बनते थे। एक क्षेत्र के लोगों के बीच धर्म भिन्न होने पर भी जितनी सांस्कृतिक एकता थी उतनी अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले एक धर्म के लोगों के बीच नहीं थी। गांव में रहने वाले लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का ढर्रा शहरी लोगों से अलग था। आप सुन रहे थे विपिन चंद्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक आधुनिक भारत का इतिहास। इस पुस्तक के आप इसके पहले अध्याय को सुने होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।